नीचे ही पड़ा हुआ था। वो बच्चा नीचे गिर चुका था। अर्पिता भागते हुए नीचे गई, उसने उसको उठाया एंड अब उस लड़के ने अपनी आंखें खोल के अर्पिता की तरफ देखा। अब उस बच्चे ने कहा कि जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो? हेलो दोस्तों, भाई आज मैं आपके लिए जो वीडियो ढूंढ के लाया हूँ मैं एक महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के बारे में, जो देखने में जितने खूबसूरत हो उतनी खतरनाक भी है। क्योंकि भाई वहाँ के किस्से और कहानियाँ इतनी खौफनाक है जो आप सुनकर आपको एक अलग ही एहसास होगा कि कोई जगह इतनी भी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइस, महाराष्ट्र में एक इलाका आता है जिसका नाम है कोंकण। गाइस, ये जो कोंकण इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। यहाँ के माउंटेन्स खूबसूरत है, यहाँ के जो नेचर आपको देखने मिलता है खूबसूरत है, जो यहाँ पे झरने हैं, वाटरफॉल्स है, वो यहाँ पे इतने खूबसूरत है। लेकिन यहाँ की जो हॉरर स्टोरीज है ना गाइस, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा ऐसी खौफनाक कहानियाँ जो कि इस कोंकण इलाके में बेस्ड है। लाइक हम लोग बचपन से ये सुनते हैं कि राजस्थान में है, भानगढ़ फोर्ट में है, कुलधारा विलेज में है, या फिर गुजरात का डुमस बीच हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के कोंकण इलाके जैसी खौफनाक कहानियाँ आपने सीरियसली नहीं सुनी होगी। यहाँ पे ना ही सिर्फ भूत प्रेतों की कहानियाँ आती, पंचतंत्रों की कहानियाँ तो यहाँ पे लाइक ऐसी है नहीं, सारी कहानी एकदम रियल होती है यहाँ पे। लेकिन जो काले जादू की कहानी है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड गाइस, ऐसी ही एक कहानी है काला जादू भूत प्रेत की, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कोंकण इलाके का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरर स्टोरीज लिटरली। ये कहानी एक गाँव के बारे में है जहाँ पे शहर से एक लड़की गई थी। उसके साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे दर्दनाक खौफनाक हादसे हुए कि वो दोबारा इस गांव में मुड़कर भी कभी नहीं देखी। क्या हुआ था उसके साथ वो सब आपको आगे पता चलेगा। बताया जाता है कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है जो कि इतने ज़्यादा गुस्से में है, इतनी ज़्यादा आग बबूली है कि वो किसी की भी जान लेने के लिए एक पैर पे खड़ी है। क्या हुआ था उसके साथ, ये गुस्सा किस बात का है, वो सब पता चलेगा आपको आगे इस वीडियो में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आप फन के साथ साथ ढेरों सारे पैसे भी कमा सकते हो। एंड इसका नाम है पैरीमैच, जो कि गेमिंग के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ एक क्लिक से रजिस्टर कर सकते हो। गाइज, इसमें 5000 प्लस गेम्स है जैसे कि जेटएक्स, लाइटनिंग रूलेट एंड अंदर बाहर एंड ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स है। एंड गाइज, इसमें एंट्री पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, आप सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये से भी गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइज, पैरीमैच में आपके पैसे विड्रॉ करने के सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंड गाइज, यहाँ पे आपको उसके लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड गाइज, अगर आप मेरी लिंक से अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको 1,05,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा, जिसके साथ साथ आपको और भी ज़्यादा VIP बोनसेस मिलेंगे। सो गाइज, देरी मत कीजिए एंड जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है अर्पिता की, जो कि कोंकण के एक गांव में रहा करती थी 20 साल पहले उसके शिफ्ट होने के। अभी फ़िलहाल के लिए वो शहर में रह रही है क्योंकि 20 साल पहले उसकी दादी ने उसको भेज दिया था शहर में पढ़ाई करने के लिए। एंड गाइस, जब भी वो अपने गांव में रहती थी तो उसकी दादी ही उसका देखभाल किया करती थी, क्योंकि बहुत बचपन में उसके माँ बाप ऑफ हो गए थे, लाइक दे वर नो मोर, तो फिर सारी जिम्मेदारियाँ उसकी दादी के ऊपर ही आ गई थी। लेकिन उनको अभी ऐसा लग रहा था कि गाँव में एक इंसान कितना ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा, तो उसे शहर भेज दिया था। लेकिन अभी 20 साल बाद जाके ये जो लड़की है वो अपने गांव में लौटने वाली थी, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड अब वो फाइनली गांव में आ चुकी थी। गांव में आने के बाद वो अपने दादी को मिली एंड उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ गए उसको मिलने के लिए, बहुत सारे लोग आसपास हैं। एंड वो ये सब कुछ देख के थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी, उसको वियर्ड लग रहा था कि अरे ये सब लोग मुझे कैसे जानते। फिर उसकी दादी ने कहा कि तू जब यहाँ से निकली थी तब तू बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसके लिए शायद से तुझे याद नहीं होगा, लेकिन इन्हें तू बखूबी याद है। एंड उसी भीड़ के बीच में एक बहुत अलग सा ही चेहरा था एक आदमी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ मुस्कुरा रहा था अर्पिता को देखकर, एज इफ़ कि वो बहुत टाइम से जानता हो इस लड़की को।
लेकिन फिर भी अर्पिता उसको देख के लाइक कुछ खास ऐसा मोमेंट नहीं करी थी कि वो जानती है उस इंसान को। फिर वो लड़का सामने आया एंड अर्पिता के कंधे पे उसने हाथ रखा एंड उसने पूछा कि तुमने मुझे पहचाना। फिर अर्पिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी एंड उस लड़के के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अर्पिता जानती ही नहीं है उसे। अर्पिता ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर लड़के ने बोला अरे मैं अभिषेक, तुम्हारा अभी हम लोग बचपन में कितना ज़्यादा खेला करते थे, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, एटलीस्ट मेरा चेहरा तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। फिर उस वक्त अर्पिता की दादी ने उसको बुला लिया एंड वो अपने घर के अंदर चले गए एंड देख सकती थी कि वो अपने आप में ही कुछ तो बात कर रहा है। फिर अर्पिता को देख के ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा था कि अपने आप में ही क्या बात कर रहा है। फिर अभी कुछ समय बीत चुका था एंड अर्पिता भी आराम से फ्रेश हो गई थी, उसने कपड़े वगैरह सब बदल लिए थे अभी, लेकिन फिर भी वो शहर में रहने वाली लड़की थी एंड उसे अभी ना सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। फिर उसने बोला कि मैं घर के आसपास तो नहीं पी सकती, मुझे कहीं पे दूर ही जाना पड़ेगा। फिर वो जैसे ही घर से बाहर निकली उसने देखा कि वही लड़का ठीक उसके सामने ही बैठा हुआ था। अर्पिता भी उस लड़के को देखकर उसके नज़दीक चले गए एंड अभी ना उसने अभिषेक को ऐसा बताया कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि शायद से वो उससे कुछ फ़ायदा निकालना चाहती थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसने जागते ही अभिषेक को पूछा कि यहाँ पे कोई आसपास में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लाइक मैं जा सकती हूँ और जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। देखो, पहले तो अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब फाइनली उसकी जो बचपन की दोस्त है अब उसे लाइक जानने लग गई है, पहचानने लग गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड उसने अभी थोड़ा सोचा एंड कहा कि हाँ, हमारे गांव में पास में ही एक अंधेरे वाला जंगल है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं, काम हो जाएगा, सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, और रात में तो बात ही मत करो। फिर उस लड़की ने कहा कि चलो फिर जाते हैं हम लोग। अर्पिता ने कहा लेट्स गो। फिर उसके बाद अभिषेक अर्पिता को उस जंगल में लेके चला गया एंड वहाँ पे लेके जाने के बाद जैसे ही अर्पिता ने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है तो उसने जल्दी से अपनी सिगरेट बाहर निकाली और उसे लाइट किया। ये देख के अभिषेक बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, एकदम गुस्से में आ गया था कि अर्पिता तुम ये करने के लिए यहाँ पे आई हो, लाइक मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़ को। अर्पिता ने कुछ भी नहीं बोला, उसने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया उस वक्त अभिषेक को, कुछ भी नहीं बोला, एकदम शांत थी वो। कुछ देर तक निकल गया था ना उसका। एंड अभी अर्पिता की सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। फिर अभिषेक ने कहा देखो, सूरज ढलने वाला है, रात होने वाली है, मैं अब रात में यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे लोग दिन में नहीं आते, मैं यहाँ पे रात में कैसे रुक जाऊँ। एक काम करो, अगर तुमको सिगरेट एक स्मोक करना है तो तुम यहीं पे रुक जाओ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के अभिषेक वहाँ से चला गया। अब अर्पिता की स्मोकिंग ख़त्म हो चुकी थी, सिगरेट सारे उसके ख़त्म हो चुके थे। अब उसने बोला कि चलो अब मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन अब सूरज ढल चुका था और रात आ ही गई थी। वो वहाँ से निकलने लगी थी उस जंगल से बाहर एंड उसने उसी वक्त देखा कि कहीं तो आसपास से सिगरेट की बू आ रही है, स्मेल आ रही है। वो स्मेल कर सकती थी उसको एकदम क्लियरली, जैसे कि कोई तो एकदम नज़दीक में ही है, उसके इर्द गिर्द में ही कोई ना कोई तो है जो कि अभी अभी सिगरेट स्मोक कर रहा है। उस वक्त उसने बोला कि मुझे पक्का यकीन है कि आसपास कोई ना कोई तो है, मैं अभी उसे ढूंढते ही रहूँगी, क्योंकि अभिषेक ने कहा था कि यहाँ पे कोई भी होता नहीं है। फिर यहाँ पे अभी और कैसे हो सकता है कोई, वो भी सिगरेट पीने के लिए। दैट्स स्ट्रेंज। फिर वो आसपास ढूंढते उसको ऐसा लग रहा था कि उस स्मेल के मैं नज़दीक जा रही हूँ, लेकिन वो ना उस जंगल का जो एग्जिट था ना वो उससे दूर जा रही थी। अब वो एक खंडर घर के पास आके खड़ी हो चुकी थी। वो आसपास नज़रें घुमा रही थी, लेकिन उसे वो सिगरेट जिसने स्मोक किया था वो इंसान नहीं मिल रहा था। फिर उसकी ना नज़रें उस खंडर घर के ऊपर गई एंड उसने अचानक से देखा कि ऊपर एक लड़का खड़ा है, वाकई में छोटा सा लड़का, एक बच्चा खड़ा है ऊपर छत के ऊपर। अर्पिता बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसने बोला कि वहीं पे रुकना, हिलना नहीं है वहाँ से, वरना आप नीचे गिर जाओगे। एंड वो घर के अंदर भागते हुए गई, फर्स्ट फ्लोर पे गई एंड जाके उसने देखा कि वो बच्चा वहाँ पे था ही नहीं। उसने नीचे नज़र घुमाई एंड देखा तो वो बच्चा नीचे ही पड़ा हुआ था, वो बच्चा नीचे गिर चुका था। अर्पिता भागते हुए नीचे गई, उसने उसको उठाया एंड अब उस लड़के ने अपनी आंखें खोल के अर्पिता की तरफ देखा। अब उस बच्चे ने कहा कि जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो। ये सब कुछ सुन के अर्पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी नज़रें वापस से उस छत की ओर गई और उसने देखा कि वहाँ पे अर्पिता ही खड़ी थी। मतलब जब अर्पिता छोटी थी, जिस तरीके की वो दिखती थी, वही वर्जन अभी ऊपर खड़ा था।
अर्पिता सोच रही थी कि मैं तो यहीं पे हूँ, खौफनाक हुआ भाई वो ये लड़की मंजर। मेरी जैसे कैसे दिख सकती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखते ही देखते वो कुछ कर ना सकी, लेकिन वो लड़की का पैर फिसल गया एंड वो भी नीचे आके गिर गई। जैसे ही वो लड़की नीचे गिरी, अर्पिता को एक फ्लैशबैक आया एकदम झटके से कि मतलब शायद से मैं यहाँ पे नीचे गिरी थी, मेरे सर पे जो चोट आई थी इसके वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं किसी की शक्ल नहीं पहचान पा रही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ था इतने सालों पहले मैं वो नहीं पहचान पा रही हूँ। फिर उसकी नज़रें थोड़ा साइड में गई तो उसने देखा कि कोई तो इंसान चलते हुए आ रहा है। ये कोई और नहीं, ये अभिषेक था। अभिषेक चल चल के उसके नज़दीक आ रहा था। शायद से वो थोड़ी खुश भी हो रही थी कि शायद से कोई इंसान है यहाँ पे अब मेरे सपोर्ट में। फिर उसने उसके हाथ पे कुछ फील नहीं हो रहा था, उसने देखा अपने हाथों की तरफ तो उसने देखा कि वो जो छोटा बच्चा था वो गायब हो चुका था। फिर उसके बाद जो अभिषेक चलता हुआ आ रहा था उसने बोला कि वो जो बच्चा तुम्हारे हाथ में था ना, वो ही मैं हूँ, मैं ही हूँ वो बच्चा जो यहाँ पे फिसल के मर गया था। ये सब कुछ सुन के अर्पिता को होश ही नहीं आ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मुझे क्या हो गया। फिर अभिषेक ने एक बात कही कि इस जंगल में कोई क्यों नहीं आता है तुम्हें पता है, इस जंगल में मैं रहता हूँ, ये मेरा जंगल है, इस जंगल में मेरी आत्माएं भटकती है। हर कोई गांव का सदस्य ये बात जानता है, इसके लिए ना मैं किसी को यहाँ पे सुबह में आने देता हूँ, ना दोपहर में, ना शाम में, और रात को तो ये मेरा ही इलाका है। एंड जब यहाँ पे कोई भी नहीं आता था तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन तुम नहीं आती थी उसका दुख होता था। लेकिन आज 20 साल बाद जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आज मेरे सामने खड़ी है। अर्पिता अभी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, वो कांप उठ रही थी बार बार। डरेगी और क्या अब होगा। उसने अभिषेक से माफ़ी मांगना शुरू कर दी, तो वो एकदम गिड़गिड़ा रही थी अभिषेक के सामने कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं तुझे बचा ना सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो बस माफ़ी ही मांग रही थी जब से। लेकिन वो अभिषेक अब वो नहीं था जो कुछ देर पहले अर्पिता को मिला था। अभिषेक ने एक अलग ही रूप ले लिया था, डरावना दिख रहा था। एंड अभी अर्पिता भी उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था घबराएगी कि और उसके क्या होगा। सामने उसकी ही मौत खड़ी है। अर्पिता वहाँ पे कैसे कैसे करके भागी, जंगल से बाहर निकली एंड भागते हुए दौड़ते हुए अपने दादी के घर पे जाके पहुँच गई। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने अपनी दादी को सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन गाइस फिर भी उसकी दादी ने कुछ बोला नहीं, उसकी दादी एकदम शांत थी। अर्पिता भी एकदम शॉक्ड हो चुकी थी कि मैंने इतना सब कुछ बोला है, इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ और आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। फिर उसकी दादी ने एक कहानी सुनाई कि जब तू काफ़ी देर तक नहीं मिल रही थी तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ गई थी और मैंने देखा था कि अभिषेक और तू नीचे पड़े हुए हैं, दोनों के सर से खून निकल रहा है। फिर मैं चाहती तो मैं दोनों को बचा सकती थी, लेकिन मैंने उस वक्त सिर्फ तुझे चूज़ किया, सिर्फ तुझे चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं दोनों को बचा लेती तो ये सारा इल्ज़ाम तेरे ऊपर ही आता, तेरे ही ऊपर आता। फिर मैंने जल्दी से तुझे उठाया एंड वहाँ से लेके चले गई अस्पताल में, जाके तुझे दाखिल दादी की वजह से हो रहा लग रहा है। थोड़ी सी ठीक होने लग गई तो उसी रात को मैं वापस आई इस जंगल में। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने अभिषेक को एक अधमरी हालत में यहीं पे दफना दिया। फिर उसके कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि गाँव में थोड़ी तो हलचल है, अभी अभिषेक को भी ढूंढा जा रहा था हर जगह पे। मुझे ऐसा लग रहा था ये इल्ज़ाम वाकई में तेरे ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि उसके मौत के ज़िम्मेदार कोई और नहीं, हम दोनों ही थे। तो मैंने जल्द से जल्द कुछ भी होने से पहले तुझे इस गांव से निकाल के शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, ताकि तू सेफ रहे वहाँ पे। इन तुझे कभी गांव में भी नहीं आने दिया, मैं ही आती रही हमेशा शहर में। लेकिन जब तू 20 साल बाद इस गांव में आई तो मैं तेरे चेहरे के रंग से देख सकती थी कि तुझे भी अभिषेक दिख चुका है, क्योंकि वो सिर्फ तुझे नहीं दिखता, मुझे भी दिखता है। हर रात को आता है मेरे करीब, हर रात को मुझे खौफ से भर देता है, हर रात को मेरा दिल दहल उठता है, हर रात को डरती हूँ मैं, सोने से घबराती हूँ मैं। लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके मौत की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद अर्पिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था ये सब कुछ सुनने के बाद। ऐसा लग रहा था कि वो जो इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ के बारे में भूल चुकी थी, अब वो उसे सब चीज़ें याद आ रहा है। लेकिन फिर भी उसको उसके करियर का लालच इतना ज़्यादा था कि उस वक्त भी उसने गाँव में किसी को कुछ भी नहीं बताया। एंड वो गांव छोड़ के निकल गई। एंड जाते वक्त ना वो अपनी गाड़ी से पीछे मुड़ के देख सकती थी तो वहाँ पे सब लोग तो खड़े ही थे, लेकिन उन सब के बीच में अभिषेक भी खड़ा था जो कि अपना हाथ हिला रहा था। गाइस आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी मौतें होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के वजह से होती है। चाहे ऐसे समझ लीजिए कि एक गाड़ी को पीछे से किसी और गाड़ी ने टक्कर मार ली हो,
एंड जिसमें वो जो करने वाला था उसकी कोई भी दोष नहीं है, वो तो सिर्फ एक सिचुएशन, सिर्फ एक हालत के तहत हुआ होगा। सही फिर बात। भी उस इंसान की मौत तो हुई है ना, अचानक से हुई है। उसकी असली मौत के दिन से कई दिनों पहले हुई है, कई सालों पहले हुई है। उसको उस चीज़ का गम होगा कि तूने ये गलती कैसे करी। तो इसी रीज़न के वजह से वो उसको ज़िंदगी भर तक हॉन्ट करते रहेगी। एंड यही एक आगाह करना चाहूँगा मैं आप लोग को, एक अलर्ट देना चाहूँगा कि कभी भी कुछ भी करते हो ना गाइस, सोच समझ के करिए, चौकन्ने हो के करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ आज करिए लेकिन उसका भुगतान आपको ज़िंदगी भर तक देना होगा, हर रात को देना पड़ेगा। तो इससे चौकन्ने रहिए। शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, उसकी दादी तो चाहते दोनों को बचा सकते थे, पर क्या करें, अपनी खुद बचाए कि लोग क्या सोचेंगे। इस चक्कर में उसने किसने खौफ की जिंदगी जी। आप भी सोच सकते हो भाई, जब कोई आदमी मर जाता है, जब उसकी आत्मा उसे दिखती है तो उसका मंजर कैसा हो, उसका जीने कैसा जीती होगी वो। उसकी दादी पूरा खौफ में जी। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि आप कभी भी किसी के बुरा ना करें भाई। गलती से लोग क्या सोचेंगे, उसने बचाया ही नहीं, उसको बचा लेती तो ये कुछ नहीं होता। उसकी पोती भी आती गांव में अपनी दादी के साथ आराम से रह रही होती, दोबारा गांव से नहीं जाना पड़ता। तो भाई चलिए फिर खत्म करते हैं इसको। आप इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।